और अब खबरें देवभूमि की। उत्तरकाशी जिले के पुरोला में 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत पे पुलिस के सख्त रुख के बाद ग्राम प्रधानों का संगठन बैकफुट पर आ गया है। लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठन खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हम लव जिहाद के खिलाफ पुरोला में महापंचायत करेंगे। इसे देखते हुए पुरोला नगर क्षेत्र में जिला प्रशासन ने 19 जून तक धारा 144 लगा दी है। और एसडीएम पुरोला देवानंद शर्मा का कहना है कि धारा 144 का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। तो पुरोला बॉर्डर पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां पे महापंचायत से पहले उत्तरकाशी जिला प्रशासन की नींद अब टूटी है। तो पुरोला में हंगामा क्यों बरपा है? दरअसल 26 मई को एक नाबालिग को भगाने की कोशिश की गई और उत्तरकाशी के पुरोला में यह मामला सामने आया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने लव जिहाद का आरोप लगाया और मुसलमानों को दुकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया। कई पोस्टर ऐसे चस्पा कर दिए गए वहां दुकानों पे। मुस्लिमों की दुकानों पर बाकायदा पोस्टर लगाए गए और कुछ मुस्लिम परिवारों के पलायन का दावा किया गया कि कुछ मुस्लिम परिवार वहां से पलायन कर रहे हैं। 26 मई को एक नाबालिग को हटाया गया था। तो ये तारीख 15 जून, हिंदू महापंचायत की बात करें तो 15 जून तारीख है। लव जिहाद का आरोप है। मुस्लिम महापंचायत 18 जून और यहां पलायन का दावा है। लगाने के बाद वहां पर पुलिस की तैनाती है। नगर क्षेत्र में आवाजाही के रास्तों पर बैरियर आदि लगाकर निगरानी रखी जा रही है। लगातार प्रयास पुलिस और प्रशासन का यह है कानून व्यवस्था वहां बनी रहे, किसी प्रकार का कोई शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इसके साथ ही जिला प्रशासन उत्तरकाशी की ओर से वहाँ जिलाधिकारी के साथ साथ एक वरिष्ठ मजिस्ट्रेट के रूप में अपर जिलाधिकारी को भी तैनात किया गया है। और बीते कुछ दिनों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3 बार शांति समिति की बैठक आहूत की गई है। उत्तरकाशी के पुरोला में 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत को रोकने की मांग को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और लेखक अशोक वाजपेयी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है, जिसके बाद याचिकाकर्ता हाईकोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लेकर तल्ख टिप्पणी भी की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार का मामला है, अगर आपको कोर्ट जाना ही है तो हाईकोर्ट जाइए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको राज्य सरकार और प्रशासन पर भरोसा क्यों नहीं है। तो उत्तरकाशी का पुरोला इन दिनों लव जिहाद की घटना और उसके बाद मचे बवाल के कारण सुर्खियों में छाया हुआ है। लव जिहाद की घटना के बाद से ही हिंदू संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 जून को हिंदू संगठनों ने महापंचायत की घोषणा की है। हालांकि जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। अब जिला प्रशासन ने पुरोला में 14 जून से 19 जून तक यानी 6 दिन के लिए धारा 144 लागू कर दी है। उत्तराखंड में अपराध व कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी देख रहे अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर वी मुरुगेशन ने कहा कि विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन के साथ पुलिस ने सामंजस्य बना वहां पे शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए कड़े बंदोबस्त कर लिए हैं। पुलिस फोर्स को बेहद सतर्क रहकर आवश्यकता अनुसार कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई धारा 144 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ने वहाँ पे सारा तैयारी कर ली है, सतर्कता बरत रहा है और वहाँ पे 144 सीआरपीसी की सेक्शन भी लग गया है और प्रिवेंटिव एक्शन जो भी लेना है वो सब लिया जा रहा है। फोर्स भी तैनात है वहाँ पे। इसके बावजूद भी अगर पंचायत का इस तरह से कुछ दिखाया जाए तो जो भी 144 धारा लगने के बाद उसको उल्लंघन करेंगे या कोई भी कानून को उल्लंघन करने वाले होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी सख्ती से। उनको ये भी हिदायत दी गई कि भाई कई सारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट्स है जो कानूनी अधिकार जो सिटीजन्स को है वो उसको कायम रखें, उस पर कोई बाधा होता तो कानूनी कार्रवाई करें। उत्तरकाशी जिला
पुरोला मामले को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में मुख्य सचिव और डीजीपी से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने शीर्ष अधिकारियों से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जो घटना का दोषी है उसको सरकार सजा दे, जो लोग निर्दोष हैं उनकी दुकानों में बजरंग दल और हिंदू वाहिनी के लोग जब तोड़फोड़ कर रहे हैं तो सरकार चुप क्यों है? पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन का कहना है कि ठीक चुनाव से पहले बीजेपी इस तरह की घटनाओं को अपने चुनावी हथियार के तौर पे प्रयोग करती है। तो कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल यहां पहुंचा और कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल उन्होंने उठाए। लॉ एंड ऑर्डर को लेके बात हुई है। जिस तरीके की घटना पुरोला में हुई है, ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि भारत का हर नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस करे। और हालात ये हो रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार से संबंध रखने वाले कुछ संगठन वहाँ माइनॉरिटी को और अन्य लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों ने अपना व्यापार बंद करके वहाँ से पलायन किया है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और हमने यही डीजीपी साहब से कहा है कि जो भी अपराधी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक भी नागरिक को असुरक्षा की भावना नहीं आनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर किसी भी बेटी के प्रति, महिला के प्रति कोई दुराचार या किसी अपराध को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। कोई एक व्यक्ति विशेष कोई गुनाह कर सकता है, कोई पूरा इलाका, पूरा मोहल्ला, बिरादरी, पूरा धर्म नहीं कर सकता। भारत का संविधान है, यहाँ हम लोग एक सभ्य समाज में रहते हैं, तो जिसने दोष किया उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो सके उसे करें। तो उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों ने 15 जून को महापंचायत की चेतावनी दी, तो वहीं 18 जून को मुस्लिम समाज ने भी देहरादून में महापंचायत का ऐलान कर दिया। देहरादून के पलटन बाजार स्थित जामा मस्जिद में शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद काजमी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और बैठक में कहा गया कि मुस्लिमों के पलायन और उत्पीड़न के खिलाफ महापंचायत बुलाई गई है। वहीं बढ़ते लव जिहाद के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई दफा जिक्र किया कि उत्तराखंड में बाहर से आने वाले हर व्यक्ति का पहले सत्यापन होगा। साथ ही सीएम ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। देखिए, हमने सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले, और अलबत्ता ये ज़रूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। लेकिन मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि सभी लोग उत्तराखंड के अंदर हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को ख़राब न करे। कानून अगर कोई दोषी है तो कानून अपना काम करेगा, और कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। देखिए, हम काशी में और नैन बाग में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो थोड़ा गलत है, क्योंकि जिस आदमी ने कसूर किया है, जिस आदमी ने कोई कानून के ख़िलाफ़ कोई बात की है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और जो भी कानून उसको सज़ा दे, जो भी सरकार उसको सज़ा दे, हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे। हम तो सिर्फ हमारी ये अपील है, गुजारिश है, दरख्वास्त है कि जो बेचारे मासूम हैं, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उन पर रहम किया जाए। जो परोला में और उत्तरकाशी में और नैन बाग में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो थोड़ा गलत है, क्योंकि जिस आदमी ने कसूर किया। और देहरादून में 18 जून को मुस्लिम समुदाय की महापंचायत प्रस्तावित है। एसएसपी देहरादून का कहना है कि जो संगठन के लोग हैं उनसे बात की जा रही है। मुस्लिम ने अपील उनसे की जा रही है कि ऐसा ना करें। दरअसल पुलिस ने सभी को एसओपी के बारे में जानकारी दी, साथ ही साफ निर्देश दिए कि किसी भी व्यक्ति को कानून व्यवस्था बिगड़ने का अधिकार नहीं है, उसे बिगाड़ने का अधिकार नहीं है। और इस तरह के आयोजन से अगर शांति व्यवस्था भंग होती है
तो उनके आयोजक समेत अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की अनुमति नहीं होगी। अगर किसी ने भी माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस तरह के आयोजन से अगर कहीं कोई शांति व्यवस्था भंग होती है तो उनके आयोजक जो प्रमुख लोग हैं, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ने माहौल ख़राब करने का प्रयास किया तो एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। हम लोग सभी लोगों से अपील कर रहे हैं, पुलिस के पास शिकायत जो आती है तो हम उस पर बिल्कुल विधि के अनुरूप जो भी प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है वो हम लोग कर रहे हैं। हमने किया भी है, कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन किसी फ्लिमजी ग्राउंड पर या अन्य ग्राउंड पर अपना कोई अन्य मनसूबों लेकर के कोई कानून व्यवस्था खराब करेगा तो वो उसके भी फिर गंभीर। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली है। बुधवार को मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई। इससे पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा था कि यह मामला कैसे सही है, इसका जवाब पेश करें, लेकिन आज तक उनके द्वारा इसका जवाब पेश नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान उमेश कुमार की तरफ से गोपाल वर्मा अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि याचिका सही नहीं है। इन्होंने कोर्ट का आदेश होने के बाद भी अब तक इसका जवाब पेश नहीं किया, इसलिए इसे निरस्त किया जाए। जबकि उमेश कुमार के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें गवाही चल रही है। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी वीरेंद्र कुमार व जनता कैबिनेट पार्टी के भावना पांडे ने याचिका दायर कर कहा था कि उमेश कुमार के खिलाफ कई केस लंबित चल रहे हैं। खानपुर विधायक उमेश कुमार जब चुनाव में विजयी हुए थे तो उनके चुनाव को चैलेंज करते हुए एक रिट पिटीशन यहाँ पर एक विजेंद्र कुमार और एक श्रीमती भावना पांडे ने एक रिट पिटीशन यहाँ पर फाइल की थी। उनका इलेक्शन चैलेंज किया था और इसमें ये प्रार्थना की थी कि इनको शपथ लेने से रोका जाए। और उस पर सुनवाई जब पहले भी हुई थी तो कोर्ट का एक ऑब्जेक्शन था कि आप ये बताइए कि रिट पिटीशन कैसे मेंटेनेबल है, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इलेक्शन पिटीशन फाइल करें। तो कोर्ट का जो क्वेरी थी उसका ना तो उन्होंने पहले कोई जवाब दिया और ना ही आज जब सुनवाई थी उसका कोई जवाब दिया, और उसकी बजाय उन्होंने फिर अपनी पिटीशन को वापस ले लिया। खानपुर विधायक मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने मंगलवार को सचिवालय में 25 जून से 28 जून तक ऋषिकेश में आयोजित होने वाली G20 की तैयारियों के संबंध में बैठक ली। और मुख्य सचिव ने कहा कि G20 की पिछली बैठकों में काफ़ी अच्छे से प्रबंधन किया गया था, इसे आने वाली बैठक में भी जारी रखना जाए। और मुख्य सचिव ने कहा कि पर्यटन प्रदेश होने के नाते हमें प्रदेश की छवि पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ये भी कहा कि सौंदर्यीकरण के लिए जो भी काम करवाए जा रहे हैं इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। जितने भी सुधार कार्य करवाए जाएं वो स्थायी प्रवृत्ति के हों, ताकि G20 के बाद भी आने वाले पर्यटक उनका आनंद ले सकें। आगामी जो बैठक हमारी G20 की होने वाली है 25 से 28 जून तक, उसकी तैयारियां अलग अलग विभागों के द्वारा की जा रही हैं, जिसमें सूचना विभाग के द्वारा और प्राधिकरण के द्वारा जो तैयारी की जानी है उसकी हम लोगों ने शुरू कर दी है और तैयारियां जोरों पर हैं और आने वाले एक हफ्ते में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा अन्य विभाग की तैयारियों के लिए भी कल समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी मुख्य सचिव महोदय द्वारा। उनको द्वारा भी निर्देश दिए गए सभी लोग समय भीतर जो तय समय सीमा है उसके भीतर सारी तैयारियां पूर्ण करें। देखिए, इस बार गंगा आरती होनी है त्रिवेणी घाट पर, वो भी एक निश्चित रूप से अपनी संस्कृति से परिचय कराने का मौका मिलेगा। जो और सीडीओ झरना कमठान बुधवार को G20 के तहत त्रिवेणी घाट पे चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने तमाम निर्माण कार्यों को बारीकी से देखा। G20 के कार्यक्रम को लेकर त्रिवेणी घाट पे चल रहे निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही और गुणवत्ता से समझौता नहीं करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को त्रिवेणी घाट पर ही उपस्थित रह के निर्माण कार्यों की देखरेख करने के लिए कहा। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला की पहली बार काशीपुर आगमन पे महिला कांग्रेस कमेटी ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2023 और 24 में कांग्रेस को मजबूत करने का संकल्प लिया।
इस अवसर पर ज्योति रौतेला ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। मसूरी में टिफिन बैठक का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ भोजन किया और बैठक कर 2024 और नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की तारीफ के पुल बांधे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 9 साल में जहां केंद्र सरकार ने विकास को लेकर नए आयाम स्थापित किए, वहीं प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार लगातार बड़े और कड़े फैसले लेकर प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रही है। 9 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में देश ने बहुत तरक्की की है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी सैनिक ताकत है। कोविड काल के अंदर जहां देश में 2 अरब 25 करोड़ लोगों को टीका लगाने का काम इस सरकार ने किया, वहीं 70 से अधिक देशों को फ्री टीका भी जो है भारत ने दिया। और जो मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड की तो 5 की 5 सीटें हम जीतेंगे। नकल में 80 से अधिक आदमी को जेल भेजने का काम किया है। सबसे सख्त मुद्रण कानून बनाया है, सबसे सख्त नकल कानून बनाया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता में भी बहुत जल्दी फैसला ये सरकार लेने वाली है और जनता इस बात को देख रही है। और इसको देखते हुए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे 9 साल के अंदर। और उत्तराखंड पुलिस ने इस साल के कावड़ मेले के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर इस बार केंद्र से 12 कंपनी अर्धसैनिक बलों की मांगी गई हैं। इसके अलावा खोजी कुत्तों समेत 3 बम निरोधक दस्तों की मांग गृह मंत्रालय से की है। 16 जून को कावड़ मेले की तैयारियों के संबंध में पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी और इस साल 6 जुलाई से कावड़ मेले की शुरुआत होनी है। तारीख से आरंभ होना है। ये सबसे बड़े आयोजनों में से एक है जो करीब जो है 15 दिन तक लगातार चलता है और हमारी टोटल जो उत्तराखंड की जनसंख्या है उससे भी लगभग 3 गुना इसमें कावड़िया आता है। अब ये है कि थोड़ा सा एक हमारे सामने बड़ी चुनौती है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय के सामने जो अभी फ्लाईओवर बन रहा है उसका पूर्ण ना हो पाना और वहाँ एक यातायात हमेशा चौक सा हो जाता है। जब यदि कंप्लीट हो जाता है तो उसमें हमारी बड़ी जो यातायात की समस्या है वो दूर हो जाती है, लेकिन इस बार भी इसको फेस करना है और वो हमारे लिए बॉटलनेक रहे। दिल्ली में उत्तराखंड यूसीसी कमेटी का जनसंवाद है और जनसंवाद में लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। अब तक कुल 51 बैठक कर चुकी विशेषज्ञ समिति और राज्य के 13 जिलों में 37 जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई हैं। 3 विशाल जनसंवाद कार्यक्रम नैनीताल, देहरादून, दिल्ली में हुए और यूसीसी कमेटी को 2 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। जल्द ही यूसीसी पर कमेटी ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार को सौंपेगी। इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस में जो भी इनइक्वालिटीज है, if we have uniform civil code, we will be able to fight those inequalities better. It's for all women, all children, people of all faiths. That's what we are trying to do on equal basis. We want to do. Secondly, it will concern marriage, divorce, the maintenance, guardianship, custody, inheritance. All these issues which touch the life of common man, we propose to deal with them. और विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर देहरादून में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसमें शिरकत की और गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑप्शन की थीम पर आधारित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा भी लिया। कार्यक्रम में रक्तदान में बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं देने वालों को स्वास्थ्य मंत्री ने सम्मानित किया और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि पिछले साल सरकार के टारगेट से अधिक 1,86,000 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। मौजूदा समय में सरकार ने इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 लाख से अधिक किया है। विश्व रक्तदाता दिवस है और 1 अक्टूबर को हम विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाते हैं और मुझे बड़ी खुशी है
कि पिछले साल हमने टारगेट रखा था 1.5 लाख लोगों का रक्तदान शिविर लगाने का, जिसमें कि हमारा टारगेट ये हुआ कि 1,86,000 लोगों ने हमारे राज्य में रक्तदान किया है। ये रक्त पोर्टल जो हमारे राज्य का है और भारत सरकार का है, उसका टारगेट था 50,000 लोगों का, लेकिन उत्तराखंड राज्य में लगभग 86,000 लोगों ने उस। और नई टिहरी के चंबा में प्रमुख सचिव समाज कल्याण एल फेनई ने CSC सेंटर चंबा में पहुंचकर निरीक्षण किया। प्रमुख सचिव ने निरीक्षण के दौरान आवेदन करने वाले व्यक्तियों से सवाल जवाब किया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिल भी रहा है या नहीं। प्रमुख सचिव के साथ जिलाधिकारी टिहरी डॉक्टर सौरभ भी मौजूद रहे और मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, समाज कल्याण अधिकारी समेत कई अफसर मौजूद रहे। काम चल रहा है जहाँ तक और ये जनता काफ़ी मतलब फ़ायदा मिल रहा है। ये तो जनता आपका द्वार तक का वो ये चल रहा है और इधर जैसा पहले से इधर उधर घूमने का आवश्यकता नहीं है। एक ही जगह में कहीं आपका जो सर्टिफिकेट जिस चीज़ के आपका रोज़गार के लिए और कई चीज़ के लिए जो वो आप मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छा काम चल रहा है। और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव सुशांत पटनायक का कहना है कि चारधाम यात्रा में प्लास्टिक कूड़े के निस्तारण के लिए 3 अलग अलग टीमों को रवाना किया जा चुका है, जो सर्वे करते हुए इस कूड़े को हटाने का काम करेंगे। साथ ही अगर कोई इस प्रकार का प्लास्टिक कूड़ा फैलाते हुए पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करने का काम भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस वर्ष चारधाम यात्रा मार्ग में विशेषकर प्लास्टिक वेस्ट का डिस्पोजल और इन स्पेसिफिक और इन जनरल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अहम कदम उठाई गई है। प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मॉनिटरिंग, एनफोर्समेंट और अवेयरनेस जनरेशन के लिए 3 डिफरेंट विशेष दल गठित कर रवाना की है। 24 मई से ये अभियान हमारा शुरू हुआ है और ये 3 टीम, एक ऋषिकेश के लिए जो कि ऋषिकेश, हरिद्वार, श्रीनगर, टिहरी वाला क्षेत्र कवर करेंगे, एक रुद्रप्रयाग के लिए जो बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब। मसूरी में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। मसूरी नगर पालिका परिषद द्वारा बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के मसूरी कंपनी गार्डन में दुकान का निर्माण करा दिया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा MDDA के अधिशांसीय अभियंता अतुल गुप्ता और नायब तहसीलदार विनोद तिवारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के बीच अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। दुकान थी उस पर कार्रवाई की जा रही है। हाँ, उसके इस पर MDDA द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हम तो लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हैं, बाकी उनके द्वारा पूरी कार्रवाई की जा रही है। पूरी दुकान को ध्वस्त किया गया है। तो ऐसे कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? हाँ, आगे जारी है, सब जारी है। अगर जैसे जैसे आदेश मिलते रहेंगे उस हिसाब से जारी रहेगा। लीगल जो दुकान थी उस पर कार्रवाई की जा रही है? हाँ, उसके इस पर MDDA द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हम तो लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हैं, बाकी उनके द्वारा पूरी कार्रवाई की जा रही है। पूरी दुकान को ध्वस्त किया गया है। तो ऐसे कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? हाँ, आगे जारी है, सब जारी है। अगर जैसे जैसे आदेश मिलते रहेंगे उस हिसाब से जारी रहेगा। लीगल जो दुकान थी उस पर कार्रवाई की जा रही है? हाँ, उसके इस पर MDDA द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हम तो लॉ एंड ऑर्डर संभाल। इसको नगर पालिका मसूरी द्वारा MDDA से बिना स्वीकृति लिए निर्माण कार्य किया गया था। सबसे पहले अधिनियम की 15 धाराओं के अंतर्गत इनको 27 से 28 का नोटिस दिया गया था, जिससे काम रोकने के लिए भी नोटिस भेजा गया था, परंतु इनके द्वारा कार्य नहीं रोका गया। उसके पश्चात इनके इस निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण द्वारा सचिव महोदय द्वारा दृष्टिकरण आदेश पारित किए गए थे। उसमें ये कहा गया था कि 15 दिन के अंदर संतोष कर ले, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।